नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में। और अब इस दूसरे भाग में हम बातचीत करने जा रहे हैं रक्त से संबंधित बीमारियों के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीषा श्रीवास्तव, जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एमडी मेडिसिन हैं। आप एम्स के अंदर डिप्टी डायरेक्टर रहीं और वर्तमान में आप बीएमएचआरसी भोपाल में निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर मनीषा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि रक्त से संबंधित बीमारियां। खून जो है वो बहुत ही उपयोगी है शरीर के लिए और वो हर जगह दौड़ता है, तभी शरीर के सारे अंग चलते हैं। लेकिन कई बार इस रक्त के अंदर ख़राबी जब आती है तो पूरा शरीर उससे प्रभावित हो जाता है। तो आमतौर पर आप जब ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की प्रैक्टिस करती हैं, और आप पहली एमडी मेडिसिन थी मध्य प्रदेश की जिन्होंने ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में एमडी किया था, तो ऐसी कौन कौन सी कॉमन बीमारियाँ हमको देखने को मिलती हैं जो रक्त से संबंधित रहती हैं? देखिए, रक्त जो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन है, मैं ज़्यादातर रक्तदान और उससे संबंधित बीमारियों से अपना नाता रखती हूँ। तो शुरू से ही जो सबसे कॉमन है और जो भारत में ही सबसे कॉमन है वो है न्यूट्रिशनल अनीमिया। यानी कि खाने में कमी की वजह से हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी होना और हीमोग्लोबिन की कमी होना, जिसको हम लोग एनीमिया कहते हैं। तो इमिया मतलब कमी और एन मतलब नहीं। तो रक्त की जब भी रक्त कोशिकाओं में, लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, तो वही सबसे कॉमन बीमारी है। तो हमारे यहाँ जो सबसे कॉमन इन्वेस्टिगेशन है वो भी है मैडम सीबीपी, और उसके अंदर हम लोग हीमोग्लोबिन देखते हैं हमेशा। अब हीमोग्लोबिन कभी किसी का 15 आ जाता है, कभी किसी का 10 आ जाता है। कई बार कोई महिलाएं ऐसी आती हैं जिनका हीमोग्लोबिन 6 और 5 भी आ जाता है। तो अब ये एनीमिया किसको बोलते हैं आप, और फिर इसमें ट्रीटमेंट क्या शुरू कर देते हैं? देखिए, अनीमिया की परिभाषा तो महिलाओं में 11 से यदि कम होता है तो अब अनीमिया बोलते हैं, और आदमियों में 13 से कम होने पर अनीमिया बोलते हैं। बट ये व्यक्ति पर बहुत निर्भर करता है, व्यक्ति टू व्यक्ति। और जैसे शरीर की एक तरीका है कि ये कंपनसेट कर लेता है, बॉडी हमेशा एडजस्ट करके चलती है। जिसको जितनी कमी है उसके हिसाब से बॉडी अपने सेल्स फिर से बनाती है। तो ज़्यादातर जब तक लक्षण आते हैं तब तक काफ़ी देर हो जाती है। तो जो आपको 6 या 7 या 5 ग्राम अनीमिया मिलता है जब हीमोग्लोबिन की कमी, तो इसका मतलब है कि काफ़ी कमी हो गई है। तो इस समय फिर आयरन की जांच भी की जाती है, आयरन की स्टडीज़ भी की जाती हैं। और जिसको अपन कंप्लीट ब्लड पिक्चर जो बोल रहे हैं आप, सीबीपी करते हैं, तो उसमें उसके साथ साथ और भी पूरी एनीमिया टाइपिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनीमिया के कई प्रकार हैं। सिर्फ हीमोग्लोबिन की कमी ही नहीं, एक एनीमिया होता है जिसमें B12 की कमी रहती है, विटामिन की कमी हो जाती है। उससे भी जो हमारे सेल्स हैं बड़े हो जाते हैं, इस कोशिश में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी को रिप्लेनिश करें। दूसरा जो है एनीमिया, जो कई बार माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक भी होता है, जो क्रॉनिक बीमारियां हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर और भी कई शरीर में जो बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, तो जो लंबे समय तक चलती हैं, उस समय भी एक खून की कमी हो जाती है। तो इसकी टाइपिंग बहुत ज़रूरी है। जब भी लोग, मैं डॉक्टरों से भी कहूँगी और मरीज़ों से भी, कि इसके बारे में जागरूक रहें। और जब भी आपको लगता है कि खून की कमी हुई है तो उसकी टाइपिंग बहुत ज़रूरी, किस प्रकार की है, तभी जो है उसका इलाज संभव हो पाएगा। अब तक सब मैं देखता था कि हमारे एक मित्र थे, डॉक्टर थे, तो गांव के अंदर प्रैक्टिस करते थे। जब उनके पास मरीज़ आता था तो वो कई बार उनको गोली दे देते थे खाने के लिए, और कहते थे 1 महीने बाद कराना तो तुम्हारा 1 ग्राम % बढ़ जाएगा। अगर किसी का बहुत कम रहता था तो कई बार इंजेक्शन लगवा देते थे। कुछ लोगों को बोलते थे कि खून चढ़ा लो, तो 1 बोतल खून चढ़ा दिया और फिर गोलियाँ दे दी। तो ज़रा हमें एजुकेट कीजिए, और डॉक्टरों को भी जो दूर दराज हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कि एनीमिया कितना कम हो हीमोग्लोबिन। एक तो आपने बोला टाइपिंग कराना बहुत ज़रूरी है, तो टाइपिंग की सुविधा जो एक तो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अवेलेबल रहती है क्या? और जी हाँ, आजकल रहती है, क्योंकि सिर्फ एक स्लाइड देखनी रहती है जिसमें पैथोलॉजिस्ट या जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं वो देख के बता सकते हैं कि किस प्रकार का एनीमिया है। और जो आयरन या खून की बात आप कर रहे हैं, तो देखिए, मैं क्योंकि रक्तदान चिकित्सा से हूँ, तो मैं कहूँगी कि खून तो एक सपोर्टिव थेरेपी है। खून की ज़रूरत तभी पड़ती है जब सारे हमारे जो उपाय हैं ख़त्म हो जाते हैं। और जो आयरन की कमी होती है वो आयरन द्वारा ही पूर्ण होती है। उसमें आयरन के इंजेक्शन लगते हैं, IV आयरन भी दिया जाता है, जिसमें 1 ग्राम हीमोग्लोबिन आराम से बढ़ जाता है। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं या जिन महिलाओं में आयरन की कमी है, वो आराम से इसको ले सकती हैं। और जनरली क्योंकि हमारे यहाँ जीवन यापन ऐसा है कि मेरे जैसे लोगों में भी आयरन की कमी पाई जाती है जी। और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो खाने में लिया हुआ आयरन ही एब्जॉर्ब हो। तो ये सब जांचों के बाद जब पता चलता है तो आयरन की गोली जो है रेगुलरली प्रिस्क्राइब करते हैं लोगों को कि वो खाते रहें और न्यूट्रिशन उनका अच्छा रखें। जैसे गांव में हैं तो सत्तू, हरी सब्जियां और गुड़ और ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
शहर के लोग भी ध्यान रखें और आयरन की चीज़ें जो खाने में लें रेगुलर खाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इंजेक्शन लगाने से आयरन की कमी उस समय तो दूर हो जाती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं दूर होती। तो जो भी कारण है उसका निवारण करना और साथ में दवाइयाँ लेना। बहुत ही सही बताया मैडम ने कि आपके इंजेक्शन से तात्कालिक कमी को तो पूरा किया जा सकता है, लेकिन आपको खाने के अंदर, जैसे उन्होंने बताया कि सत्तू गांव के अंदर जैसे चुकंदर खाना है, गुड़ खाना है, या नॉन वेजिटेरियन लोग जो हैं वो चीज़ें खा सकते हैं, और हरी सब्जियों का सेवन करना है जिससे कि आयरन जो बढ़े। लेकिन आमतौर पर मैडम ये देखा गया है कि ऐसे कई लोग आते हैं जिनको सांस फूल रही है और बहुत ही तकलीफ़ हो रही है, थक जा रहे हैं, और उनको जब हीमोग्लोबिन कराया गया तो काफ़ी कम मिला। तो ये मान लीजिए 6-7 इतना आया, तो अब इनको एकदम से कैसे बढ़ाया जाएगा? ये इनको ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए कि एकदम से बढ़ा लेना चाहिए? नहीं, इसमें देखिए IV आयरन बहुत बड़ा सोल्यूशन है। इसमें मैं ये बोलूँगी कि ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये रहता है कि मुझे खून चढ़ जाए तो मैं बहुत स्वस्थ हो जाऊँगा। लेकिन खून जो है एक ऐसा है जिसमें मैं, क्योंकि इससे जुड़ी हुई हूँ, हेपेटाइटिस, HIV, सिफिलिस, मलेरिया और भी कई तरह के वायरस और जीवाणुओं की शंका रहती है, और उससे सिर्फ 1 ग्राम हीमोग्लोबिन तात्कालिक तो बढ़ता है लेकिन बीमारी का इलाज नहीं होता। इसलिए IV आयरन या आयरन की गोलियां, इस तरह से जो IV आयरन दिया जाता है उससे भी वही फायदा होता है जो रक्त से होता है। तो हमारे गांव के अंदर जो ये प्रेग्नेंट महिलाओं को फॉलिक एसिड भी देते हैं साथ में जी, वो इसके लिए आयरन के साथ साथ उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए फोलिक एसिड ज़रूरी होता है, इसलिए दिया जाता है। और यहाँ मैं ये भी बोलूँगी कि जैसे महिलाओं में ही नहीं, पुरुषों में भी अनीमिया की बीमारी होती है। जी जी। और हमारे यहाँ जो है वो पेट में कीड़े होना, कीड़े जो हैं वो खून को कमी कर देते हैं, तो ये बीमारी सभी को हो सकती है। और भी जो आजकल खून की बीमारियों में सबसे जो कॉमन हो गया है, वो जो लोगों को आजकल जागरूकता बढ़ाई जा रही है, हमारे प्रधानमंत्री भी आए थे और शेडोल से उन्होंने शुरू किया था, वो है अनुवांशिक रक्त रोग। जी जी। और आप जब कभी किसी गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे जैसे जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं वहाँ पर अनुवांशिक रक्त रोगों में सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोगों में ये बीमारी है। जी जी। और क्योंकि ये परिवारों में चलती है तो उनका फ्लैट फेस, क्योंकि बॉडी के जो फ्लैट बोन्स हैं, जो हमारी पतली बोन्स हैं, वो सब खून को बनाने के प्रयास में उनकी जो शेप बिगड़ जाती है, तो उसके कारण फेस आप देख के बता सकते हैं किसको सिकल सेल है। जी जी। तो उसकी रोकथाम के लिए सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन 2045, 47 तक प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसको एलिमिनेट किया जाएगा। तो इसको हटाने के लिए उसमें सभी का प्रयास ज़रूरी है, आम जनता का भी, डॉक्टर्स का भी, परिवारों का भी, कि क्योंकि नाम ही इसका अनुवांशिक रक्त रोग है, इसलिए परिवारों में शादी ना हो, 2 सिकल सेल एनीमिया के लोग शादी ना करें, कॉन्जैंग्यूनस मैरिज जिसको बोलते हैं, जो परिवार में ही की जाती हैं, वो सब रोकथाम हो तो हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। और जो लोग सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित हो गए हैं उनका उपचार कैसे किया जाता है? ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि एक हाइड्रोक्सी यूरिया नाम की साधारण सी दवाई है जिससे इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और हाइड्रोक्सी यूरिया आमतौर पे बड़ी मतलब महंगी भी दवा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा होता है क्योंकि ये रेगुलरली लेनी होती है, ये बच्चे नहीं ले पाते हैं, तो वो दिक्कत आती है। इसलिए सभी अस्पतालों में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ये दवा उपलब्ध कराई जा रही है और वो मुफ्त दवा उपलब्ध कराई जा रही है। तो सभी जो अनुवांशिक रक्त रोग से पीड़ित लोग हैं उनको वहाँ जाके अपना इलाज कराना चाहिए, रेगुलरली ये दवा खानी चाहिए। और येलो कलर का कार्ड दिया जा रहा है इनको, जिससे कि ये सिकल सेल का कार्ड इनके पास हो, और 2 सिकल सेल वालों की शादी होने से संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यह जानकारी देना कि 2 बीमारी के लोग शादी ना करें, और इन लोगों में रक्त की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है, तो कई बार गलती से भी बहुत ज़्यादा रक्त वगैरह चढ़ा देते हैं और ये सोच के कि ये थैलेसीमिया है या कोई और अनुवांशिक रक्त रोग है। लेकिन ऐसा कहते हैं मैडम कि सिकल सेल एनीमिया वाले जो रहते हैं उनकी आयु बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो कम समय में ही काल कवलित हो जाते हैं। क्या इनकी लॉन्गेविटी बढ़ाने के लिए कुछ उपचार आ गए हैं क्या? नहीं, जो माइनर वाले हैं वो तो जीवन अच्छे से यापन कर सकते हैं, और जो मेजर वाले भी हैं उनमें हाइड्रोक्सी यूरिया यदि वो रेगुलरली खाएंगे और अपने सिम्टम्स का ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हैं जो हाइड्रोक्सी यूरिया के साथ प्रिस्क्राइब की जा रही हैं, जिससे देखा गया है कि उनकी लॉन्गेविटी
बढ़ गई है। जी जैसे मैडम आपने थैलेसीमिया के बारे में बात करी, और हमारे यहाँ तो लोगों ने थैलेसीमिया क्लब बना लिए हैं, और इसके अंदर बच्चों को शायद बार बार ब्लड देने की ज़रूरत पड़ती है। इन बच्चों, जो बच्चे इससे पीड़ित हैं, उनके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कैसे वो अपने जीवन को लंबा कर सकते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि जो रोकथाम है, जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर बोलते हैं, इलाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण रोकथाम है। तो उनके माता पिता को ये जानकारी देना हमारा कर्तव्य है कि आपका जब अगला बच्चा होने वाला हो तो आप उसकी जांच पहले ही गर्भ में करा लें, और इसकी सुविधाएं भी सेंटर्स में हैं। और बाकी जो अपना एक बच्चा यदि ऐसा हो गया है जिसको थैलेसीमिया मेजर है, तो उसकी रेगुलर ट्रीटमेंट कराएं, उसको फिल्टर्ड ब्लड जिसमें कि वाइट ब्लड सेल्स ना हो, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिले, और उसको सिम्टोमेटिक जितने भी और लक्षण हैं, जैसे आयरन की बहुतायत से भी प्रॉब्लम होती है, कमी से तो हो ही रही है, लेकिन इन बच्चों को क्योंकि हम रक्त देते हैं बार बार, तो उनमें आयरन ज़्यादा हो जाता है और वो ऑर्गन्स में जमा हो जाता है, जैसे लिवर में, किडनी में, और तो शरीर में इससे बहुत उनको तकलीफ होती है। तो ये इसके लिए भी आयरन चेलेटर्स होते हैं, वो भी दिए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी सुविधाएं रक्त से पीड़ित अनुवांशिक रक्त रोगों के लोगों को मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है सरकार द्वारा। तो उसकी जागरूकता रखें और ट्रीटमेंट कराएं। एक ऐसे पेशेंट मिले थे जिनको ऐसा था कि अगर उनको कोई चोट लग जाए तो उनका रक्त प्रवाह जो है रुकता नहीं था। ये भी कोई आनुवांशिक बीमारी होती है? हाँ जी, ये फैक्टर 8 की आनुवांशिक बीमारी है जिसको हम लोग हीमोफीलिया कहते हैं। आपने कभी गांव वगैरह में देखा होगा या इवन शहरों में कि जब थोड़ा हम लोग बड़े होते हैं तो हमारी जॉइंट्स में जो है खून भर जाने की वजह से, या आपको लोग लकड़ी लेके चलते हुए दिखेंगे, तो ये मतलब पुरुषों में ज़्यादा होती है ये बीमारी, और महिलाएं इसकी कैरियर होती हैं। तो ये भी एक तरीके का आनुवांशिक रक्त रोग है, जो खून को एकत्र करने वाला जो एक एलिमेंट होता है फैक्टर 8, वो ना होने की वजह से रक्तस्राव हो जाता है जॉइंट्स वगैरह में, तो उसके पेन होते हैं। और ये भी ऐसी फैमिली जो एक ब्रिटेन में राजा हुआ करते थे, उनकी पूरी फैमिली को थी ये बीमारी, तो उससे ज्ञात हुआ कि ये एक ऐसी आनुवांशिक रक्त रोग है। तो इनकी सबकी जागरूकता और लोगों में ये फीलिंग कि ये मतलब लाइलाज है ऐसा नहीं है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में ये ना जाएं, इसका कर्तव्य सब हमारा है, हमारे परिवारों का है और डॉक्टर्स का है जो इनको ट्रीटमेंट देते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुकेश साहू जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर मुकेश, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, पूछिए साहू साहब, पूछिए, सवाल पूछिए, आपकी आवाज़ आ रही है। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है, पूछिए। आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है, पूछिए, सवाल पूछिए आपका। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे को। जी पूछिए। मैडम गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर प्रदीप हूँ भोपाल से। जी नमस्कार। मैं मैडम से ये पूछना चाहता हूँ, आज आपका टॉपिक जो है चर्चा का विषय रक्त से संबंधित बीमारियां। मैडम ये बताइए कि रक्त से संबंधित तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो जानलेवा हो सकती है ब्लड कैंसर के अलावा रक्त से संबंधित, ये बताइए, ताकि आदमी को पहले से प्रिवेंशन या प्रिकॉशन रखने में हेल्प मिले। जी जी, देखिए, रक्त से संबंधित में ये बोलेंगे कि जो रक्त के द्वारा होती हैं या रक्त से फैलती हैं या रक्त में हो जाती हैं, उनमें सबसे जो डरावनी बीमारी जो सब लोग जानते हैं वो HIV है, जो कि गलत ट्रांसफ्यूजन या गलत व्यक्ति के साथ में संभोग करने से होती हैं। लेकिन ये इनका जो वायरस है वो कई दिनों तक रक्त में रहता है, और रक्त जो गलत व्यक्तियों द्वारा रक्तदान कर दिया जाता है और लोगों को चढ़ाया जाता है, उससे हेपेटाइटिस होती है। हमारे देश में 43 मिलियन हेपेटाइटिस कैरियर्स हैं और 15 मिलियन हेपेटाइटिस सी के कैरियर्स हैं। तो हम लोग बी और हेपेटाइटिस सी से भी बहुत ज़्यादा अभी सरकार ने उनका भी ट्रीटमेंट फ्री कर दिया है, जो लिवर को अफेक्ट करती हैं। तो कुछ चीज़ें, कुछ बीमारियां इस तरह से ट्रांसमिट होती हैं। एक जो आपने अभी सुना होगा, जो हो ही रही है, डेंगू है। डेंगू जो है वो मलेरिया जैसी ही एक बीमारी है, जो मच्छर जिसका वेक्टर है वो वायरस से होती है, और इसमें प्लेटलेट की कमी हो जाती है, जो रक्तस्राव होकर लोगों को चकत्ते बन जाते हैं। तो कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो इनमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये वैसे रहें नॉर्मली तो ठीक हो जाता है व्यक्ति, लेकिन कभी कभी जानलेवा भी साबित होती हैं। ब्लड कैंसर तो इतना कॉमन नहीं है, हाँ जानकारी के उससे इतना अनकॉमन भी नहीं है, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि जो आनुवांशिक रक्त रोग हैं ये बहुत कॉमन है और ट्राइबल पॉपुलेशंस में ज़्यादा होते हैं, सिंधीज़, पंजाबीज़ इनमें होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बाकी समुदायों में नहीं होते हैं। तो इनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा हीमोग्लोबिन ही नहीं बनता। तो कुछ जो जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो है जीवन थोड़ा सा कष्टमय हो जाता है और कम हो जाते हैं हमारी आयु,
तो इस वजह से इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और गर्भवती महिलाएं या महिलाओं में जब वो गर्भाधान करती हैं उसके पहले यदि रक्त की कमी होती है या किसी प्रकार का तो हृदय और सभी ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट होता है, तो कभी कभी बहुत कठिन गर्भावस्था भी उनको देखनी पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रक्त की वजह से जो होती हैं बीमारियाँ, उनके लिए हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छी तरह मैडम ने बताया कि सबसे ज़्यादा वो है कि जैसा उन्होंने बोला कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जो आनुवांशिक बीमारियां हैं अगर उसके बारे में सही तरीके से प्रचार प्रसार किया जाए तो निश्चित रूप से ऐसे इंसिडेंसेस कम होंगे। आपने जैसे बताया कि HbA1c जो है HIV तो एक तरफ है ही, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च किया जाता है NACO के द्वारा और बहुत सारा विश्व स्तर पर भी पैसा खर्च किया था, लेकिन HbA1c जो है ये बीमारी से भी कई लोग पीड़ित रहते हैं और कई बारी काफ़ी बुरी उनकी स्थिति हो जाती है। ऐसे क्यों होता है कि कई लोग का तो लीवर पूरा ख़राब हो जाता है, कई लोग पॉजिटिव होते हैं लेकिन तो भी उनको कुछ नहीं होता? बेसिकली देखिए इसके म्यूटेंट्स भी होते हैं, कैरी करते हैं ब्लड में, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में यदि इसका इलाज नहीं हुआ या जानकारी नहीं मिले तो इसके कैरियर्स होते हैं। जब हमारे यहाँ ब्लड देने लोग आते हैं उसमें से 100 में से 2 लोगों को हेपेटाइटिस बी निकलता है जी। और उनको ये जानकारी नहीं होती कि उनको हेपेटाइटिस है। और अभी आप ये सोच के मतलब आपको ये लगेगा कि गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली, जो पहले जाँच फ्री नहीं थी, ट्रीटमेंट फ्री नहीं था, दवाइयाँ बहुत महंगी थी, अब क्योंकि ये 10 से 15 साल में यदि ये आपके वायरस आपके ब्लड में रह जाता है तो इससे लिवर का कैंसर होने का डर होता है और उससे बहुत सारे लोगों की जानें जा रही हैं। व्यक्ति दर व्यक्ति यदि आपने दवा ले ली है तो ये हम इसको प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं। इसलिए सरकार ने अभी हेपेटाइटिस कंट्रोल, नेशनल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो NHM के माध्यम से हमारे BMHRC में भी एक सेंटर हमें मिला है जिसमें हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वैसे तो हमारा सेंटर गैस पीड़ितों के लिए फ्री है, लेकिन अभी जनरली भी पूरे देश में हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट फ्री है। तो यदि जांच करने पर हेपेटाइटिस निकलती, कभी पीलिया होता है या उसके साथ कोई और आपको उल्टी आने की समस्या या खाना नहीं पच रहा है, ऐसी कोई भी समस्या है तो हेपेटाइटिस B और C की जाँच ज़रूर कराएँ, क्योंकि यह भी वही कहती हूँ कि इतना अनकॉमन नहीं है, इतना रेयर डिजीज़ नहीं है, काफ़ी लोगों में ये कॉमन है। तो कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी की जो दवाइयाँ होती हैं वो बहुत महंगी आती हैं। हाँ जी, महंगी आती हैं, वही बता रही हूँ, रिबाविरिन और ये सारी दवाइयाँ सरकार ने फ्री कर दी है और जगह जगह ट्रीटमेंट सेंटर बन गए हैं। क्योंकि इसका जो मैंने बताया कि इतने लाखों लोगों को ये बीमारी के कैरियर्स हैं, जिनको एक्चुअली बीमारी है वो तो अलग है, उनके ब्लड में जो कैरी कर रहे हैं। और हेपेटाइटिस बी में एक खासियत है कि इसका वैक्सीन भी होता है, तो कृपया करके सब लोग अपने परिवार में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवाएं। इवन वैक्सीनेशन भी इसका कई जगह फ्री है, तो जाके सेंटर पे कांटेक्ट करें। जैसे हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो अस्पतालों में काम करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, या जो भी ब्लड और ब्लड से या इंजेक्शन से या किसी भी प्रकार से डील करते हैं, तो उनको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन ज़रूर लगाना चाहिए। कितने इंजेक्शन लगते हैं मैडम? इसके 3 इंजेक्शन लगते हैं। पहले महीने में 0, 1, 6 बोलते हैं हम लोग, 1 महीने बाद और फिर 6 महीने बाद। पूरी डोज लेने के बाद इसकी एंटीबॉडीज़ की जाँच करा के कम से कम 5 साल से 10 साल आप फ्री हो जाते हैं ये लगवाने के बाद। पर जैसे हम और आप जैसे डॉक्टर्स हैं, उन लोगों को रेगुलर कभी कभी एंटीबॉडीज़ चेक करा के और बूस्टर डोज लेनी पड़ती है, क्योंकि इससे बचाव संभव है। हेपेटाइटिस सी का ज़रूर वैक्सीन नहीं है और वो ख़तरनाक है। जो आप बता रहे थे कि कुछ लोगों में ज़्यादा फास्ट होता है, तो वो जिनमें हेपेटाइटिस सी होता है उन लोगों में बहुत फास्ट स्प्रेड होता है और कैंसर भी होने की संभावना रहती है। तो इससे बचाव का यही तरीका है कि आप जो है यूज्ड इंजेक्शंस ना लगवाएं, कहीं देखें तो डिस्पोजेबल सिरिंज से ही आपकी जांच हो, किसी लैब में ब्लड सैंपल देने जाएं या कोई घर पे लेने आए तो नई सिरिंज से ही वो ब्लड ले। ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत सबको है और इसी के लिए जागरूकता की ज़रूरत है। बहुत सही बताया मैडम ने कि डिस्पोजेबल सिरिंज का उपयोग होना चाहिए। हमारा ये प्रोग्राम ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाता है। यदि कहीं पर भी कोई ऐसे डॉक्टर हैं, छोटे डॉक्टर हैं जो कि इंजेक्शन लगवा लेते हैं कहीं पर भी, तो आप ज़रूर उनसे डिमांड करें कि हम डिस्पोजेबल सिरिंज से ही इंजेक्शन लगवाएंगे, तो काफ़ी हद तक इस पर रोकथाम की जा सकती है। डॉक्टर मनीषा, आप जो है ब्लड बैंक की इंचार्ज भी रही थी एक ज़माने में BMHRC में, और उस ज़माने में काफ़ी ब्लड के कंपोनेंट जो रहते थे, प्लेटलेट और ये सारी चीज़ जो आपने बताया कि डेंगू में जिनकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो ब्लड जो हमारे यहाँ लोग जो रक्तदान के लिए लोग बहुत पीछे रहते हैं, ये कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है? क्योंकि कई बारी
खून ही जो किसकी ज़रूरत बहुत रहती है। हाँ जी, ये भी लिंक्ड एक टॉपिक है, क्योंकि देखिए आज हम रक्त से संबंधित बीमारियों की बात कर रहे हैं, तो एक हमारे यहाँ मिथ्याएं ज़्यादा हो जाती हैं। लोग समझते हैं कि मैं अस्वस्थ हूँ इसलिए मैं ब्लड नहीं दे सकता, या मैं ब्लड देने के बाद अस्वस्थ हो जाऊँगा, ऐसा है। लेकिन 18 से 65 साल का एक व्यक्ति जिसका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम % से ज़्यादा है, वो आराम से रक्त दे सकता है, और वो 4 बार रक्त दे सकता है, 3 महीने में 1 बार। जी, साल में 4 बार रक्त दे सकता है, कम से कम 2 बार तो रक्त दे ही। और रक्तदान करने से कोई समस्या मेजरली आती नहीं है यदि आप स्वस्थ हैं, और पूरी जांच करने के बाद ही रक्त लिया जाता है। हीमोग्लोबिन की जांच होती है, आपके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाती है, तभी आप रक्तदान करते हैं। और रक्तदान करेंगे तो कंपोनेंट्स बनेंगे, लोगों की जान बचेगी। जैसे कभी किसी व्यक्ति को तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कोई यदि रक्त के कैंसर से पीड़ित है, या वो कीमोथेरेपी या रक्त का ये कैंसर का इलाज करा रहा है, तो सडनली उसके प्लेटलेट्स और ये डाउन होते हैं, उनको रक्त की ज़रूरत पड़ती है। तो रक्त कहीं कहीं तो जीवनदायक है, और कहीं कहीं इसके कारण परेशानियां भी आ रही हैं। तो ये आपने देखा होगा कि एक बैलेंस हम सोसाइटी में लेके चले तो हम रक्त को सही व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों की जान बचा सकते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है मैडम कि एक साथ अगर आप बहुत सारा रक्त ले लेते हैं डोनेशन के अंदर, जी जी, और कई बार आप उसको, रक्त की तो एक लाइफ होती है जी, तो ये उचित है कि इस तरीके के कैंप किए जाएं जैसे करे जाते हैं, या फिर उनकी लिस्ट बनाकर रख ली जाए, जब ज़रूरत हो उनको बुलाकर तब नहीं, रक्त ले देखिए लिया हमारे यहाँ जो डोनर्स आते हैं, यदि वो रेयर ब्लड ग्रुप के हैं या हमें उस समय उस वक्त रक्त की ज़रूरत नहीं है, और वो हमें बताते हैं कि हम ए नेगेटिव हैं, ए बी नेगेटिव हैं, तो हम उनका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। जी जी, उनको हम लोग काउंसिल भी करते हैं, उनको पूरी जानकारी देते हैं कि रक्तदान से क्या फ़ायदे हैं, क्या आपको कब रक्तदान करना चाहिए। लेकिन हम उनसे कहते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर हम आपको बुलाएंगे। तो इवन सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया मेगा कैंप्स पे, जो दिखाने के लिए कि आज मैंने 1000 रक्त कलेक्ट किया, या मैंने 5000, क्योंकि उसकी लाइफ सिर्फ 35 से 42 दिन है। तो जो रक्त आप कलेक्ट कर रहे हैं वो उसी तरीके से है कि जैसे हम घर में जितनी हमें ज़रूरत है उतना सामान लाते हैं ना, हमारे यहाँ जगह रहती है, क्योंकि हमारे फ्रिज वगैरह में भी जो है ब्लड बैंक में जगह नहीं रहती है, तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही कलेक्ट करें तो बेहतर है। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो रक्त नहीं दे सकते, जो कि 20 से 65 साल के बीच के हैं? कौन सी बीमारियां हैं जिनमें रक्त देना कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? देखिए, सबसे पहले तो वजन है। वजन 45 किलो से यदि कम है, कई बार हमारे यहाँ इच्छुक लोग आते हैं पर उनका वजन कम होता है, और जो कई बार लड़कियां हैं जो डाइटिंग कर रही होती हैं, उनका हीमोग्लोबिन कम होता है, तो 12.5 ग्राम % से कम हीमोग्लोबिन है तो वो रक्त नहीं दे पाते हैं। उसके अलावा यदि कोई भी आपको इन्फेक्शन है, उस समय आप बुखार से पीड़ित हैं या कोई फोड़े फुंसी हुए हैं, क्योंकि रक्त एक बहुत अच्छा मीडियम है जहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं, तो हम पूरी जाँच करते हैं, तभी करते हैं। जो मेजरली जिनको कोई हार्ट की ऑपरेशन हुई है या डायबिटीज़ में इंसुलिन डिपेंडेंट है, वो नॉर्मल लोग तो दे सकते हैं, क्योंकि इतना कॉमन है डायबिटीज़ हाइपरटेंशन की, यदि हमने लोगों को रिजेक्ट करना शुरू किया तो फिर सब रिजेक्ट हो जाएंगे। और जो दवा पे जिनकी बीमारियां कंट्रोल्ड हैं वो लोग आराम से रक्त दे सकते हैं। लेकिन किसी को यदि कैंसर हुआ है, कोई बहुत क्रॉनिक उसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट पर है, स्टेरॉइड पर है, किसी को रिसेंटली डेंगू चिकनगुनिया हुआ है, इसी तरह के लोग हैं जिनको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। अदरवाइज मोस्टली जो है नॉर्मल हेल्दी आदमी जो अपना जीवन यापन रूटीनली कर रहा है वो रक्तदान कर सकता है। और 65 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा होती है उनका नहीं लेते हैं, और माइनर लोग जो 18 साल से कम है। तो ये सही है कि रक्तदान जब लोग कर लेते हैं तो उनको कुछ पेय पदार्थ लेना चाहिए, तो थोड़ा? हाँ, रक्तदान में देखिए क्या है, 350 ml है, कोई ज़्यादा नहीं रहता। हमारी बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है, तो 350 ml ज़्यादा नहीं होता जो हम लेते हैं। उसमें से भी करीब 100-120 ml तो वेट होता है हमारे सेल्स का होता है, तो उतना हम लोग लूज़ नहीं करते। ये एक होता है एक मानसिक तौर पे, या ये कह लीजिए साइकोलॉजिकली हमें ऐसा लगता है। हम जो नाश्ता वगैरह देते हैं या पानी देते हैं डोनर्स को, वो हम सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देते हैं। तो कई बार लोगों में ये भ्रांति हो जाती है कि हमें खूब ज़्यादा खा के ही रक्त देने आना चाहिए या खूब ज़्यादा खाना चाहिए रक्तदान करने के बाद। तो ऐसा नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है, बॉडी में सेल्स अपने आप बनती हैं, अपने आप मरती हैं। तो जब भी रक्त आप लोग दान करेंगे तो आपकी कोई ऐसी मेजर कमी आपके शरीर में नहीं आएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा धूप में ना जाएं, बहुत ज़्यादा ऐसा कोई क्रियाकलाप ना करें, जिम में एकदम से जाके एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि ब्लड निकलता है तो थोड़ा बहुत रेस्ट की ज़रूरत होती है बॉडी को।
बट जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि नॉर्मल एक्सरसाइज, नॉर्मल जीवन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत होती नहीं है। बहुत ही सही बताया मैडम ने कि एक तो रक्त से संबंधित कॉमन बीमारियां कौन सी हो सकती हैं, और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताई, जो सिकल सेल एनीमिया, जो प्रधानमंत्री जी भी प्रोग्राम चला रहे हैं, इसके बारे में जानकारी होना, जो भी जन्मजात ऐसी सेक्स लिंक जो रहती हैं बीमारियां, इनको अनुवांशिकी जो रक्त की बीमारियां, उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। और रक्तदान जो है एक बहुत ही बड़ा दान है, जिससे आप लोगों को बहुत जीवन दे सकते हैं। कई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को कार्डियक सर्जरी के अंदर सब जगह रक्त की ज़रूरत पड़ती है, और रक्त से एक नहीं, उसके कई कंपोनेंट बनाकर भी ये मरीजों की जान बचाते हैं। आपने बहुत ही रोचक जानकारी दी डॉक्टर मनीषा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।